नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे संवाद सेतु कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बिंदु वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। सबसे पहले हम चलते हैं वार्ता की तरफ। वार्ता किसे कहते हैं? देखो, वार्ता जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसे ही वार्ता से लिया गया है, परंतु यहाँ पर वार्ता शब्द का तात्पर्य किसी दूसरी विधा से जोड़ा गया है। रेडियो प्रसारण की वह एक विधा या रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा वार्ता है। रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा क्या है? वार्ता है। वार्ताएं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विषयों पर आधारित होती है, जैसे विद्यार्थियों के लिए वार्ता, कृषकों के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता, या कोई भी विषय ले लो, उन सभी पर आधारित अगर रेडियो प्रसारण पर कोई वार्ताएं होती है, बातचीत होती है, तो उसे वार्ता नाम दिया गया है। वार्ता में क्या होता है? एक व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत करता है। एक व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत करता है, उसे वार्ता। एक तरह से ये इंटरव्यू की तरह ही होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है। वार्ता साहित्य का जो प्रारंभ है वह भारतेंदु युग से ही माना जाता है, और भारतेंदु युग में पंडित राधाचरण गोस्वामी जी से यहाँ इसका सर्वप्रथम उल्लेख होता है। कहने का मतलब भारतीय साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से पंडित राधाचरण गोस्वामी ने किया है। हम जब भी किसी भी संदर्भ में वार्ताएं करें तो वार्ता करते समय हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है कि इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। बिना भाषा के व्यक्ति समझ नहीं सकता है, तो भाषा सरल, सुबोध और रोचक होनी चाहिए। प्रमुख वार्ता साहित्य और उनके लेखक यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अपरोक्ष एक वार्ता साहित्य है जो 1979 में आया था और जिसके लेखक थे अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अगला जो हमारे सामने वार्ता साहित्य है उसका नाम है बातों बातों में, जो 1983 में आया था और इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। तो आप समझ चुके होंगे कि वार्ता किसे कहते हैं। रेडियो प्रसारण की एक विशेष विधा है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत करता है, इसे क्या कहते हैं? वार्ता कहते हैं। अगला जो बिंदु है हमारे सामने है रिपोर्टाज। देखो, रिपोर्टाज इस विधा का जन्म हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। रिपोर्टाज आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट शब्द, क्योंकि रिपोर्ट जो शब्द है वह तो है अंग्रेजी शब्द है। रिपोर्ट कौन सा शब्द है? अंग्रेजी भाषा है, परंतु ये रिपोर्टाज शब्द है वह कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का है। अब रिपोर्टाज किसे कहते हैं? हमारे आसपास घटित घटनाओं की जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। हमारे सामने आसपास में जो घटनाएं घटित होती है उनको कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति, अपनी कला के अनुसार उन्हें अभिव्यक्ति करना, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। और रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी घटना का आंखों देखा हाल या आंखों देखा वर्णन क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। रिपोर्टाज में महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सरसता, भाव प्रवणता और सजीवता का गुण होना अति आवश्यक है। देखो, घटना प्रदान के साथ साथ इसमें कथा तत्व का भी समावेश होता है। घटना तो हो ही गई, जिस घटना पर बात करेंगे वो तो घटना हो ही गई, परंतु इसमें किसका समावेश होता है? कथा तत्व। इसीलिए तो इसको कलात्मकता प्रस्तुत की गई है। कथा तत्व होगा तभी तो कलात्मक रूप में वर्णन किया जाएगा, और वह क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। और देखो, वार्ता साहित्य की तरह ही रिपोर्टाज का लेखन प्रारंभ भी कौन से युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। परंतु हिंदी में शिवदान सिंह चौहान की रचना है जिसका नाम है लक्ष्मीपुरा, वहां से इसका प्रारंभ माना जाता है। और ये जो लक्ष्मीपुरा जो इनकी रिपोर्टाज है ये रूपाब नामक पत्रिका में छपी थी। अब हमारे सामने अगला प्रश्न आता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। ध्यान दें, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है 2 नंबर का कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। जो रिपोर्ट शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है और जो रिपोर्टाज है वह फ्रांसीसी शब्द है, पहली चीज। दूसरी बात, रिपोर्ट घटना पर आधारित होता है और रिपोर्टाज कथा का मिश्रण होता है। अगली बात करते हैं, रिपोर्ट नीरसता युक्त होती है जबकि रिपोर्टाज में सरसता युक्त होती है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है और रिपोर्टाज पे रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट प्रभावहीन शैली होती है जबकि रिपोर्टाज में प्रभावी शैली का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं होती है, रिपोर्टाज साहित्यिक विधा होती है।
रिपोर्ट में केवल आंखों देखा हाल दिखाया जाता है, जबकि रिपोर्टाज में कलात्मकता के साथ वर्णन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, केवल आंखों देखा हाल तो क्या कहलाएगा, रिपोर्ट कहलाएगा, पर आंखों देखे हाल को कलात्मकता के साथ वर्णन करना क्या कहलाएगा, रिपोर्टाज कहलाएगा। कलात्मकता हमने परिभाषा में पढ़ा है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास घटित घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, रिपोर्टाज। अर्थात आंखों देखे हाल को कलात्मकता के साथ वर्णन करना ही क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाती है। आपको सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगली बात करते हैं हम यात्रा वृत्तांत की। यात्रा से आप सभी परिचित होंगे कि हम घर से बाहर निकलने के बाद कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, प्राकृतिक परिवेश में घूमते हैं। उन सभी चीज़ों को हम यात्रा के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो देखें, यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की जो विधा होती है उसे क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और प्राकृतिक सौंदर्य की यात्रा के लिए पाठकों को उत्सुक करना ही क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत। यात्रा से संबंधित जो बात होती है, मान लो कि हम घर से निकलकर कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक परिवेश का वर्णन हम अगर आने के बाद हमारे मित्रों के साथ करते हैं कि वहाँ पर ऐसा वातावरण था, वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा था, इन सारे अनुभवों को हम अपने मित्रों के साथ बांटते हैं और उनको हम यात्रा करने के लिए उत्सुक करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। वार्ता और रिपोर्टाज के अनुसार ही यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ भी किससे माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न बनकर आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रमुख यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लेखक कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। बालकृष्ण भट्ट का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है गया यात्रा, अर्थात ये गया, ध्यान रखें कि गया बिहार में है। बालकृष्ण भट्ट ने बिहार की यात्रा की थी, तब उसका नाम दिया गया यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र विलायत यात्रा, विलायत का मतलब होता है विदेश, विदेशी यात्रा। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश का 10वीं क्लास में पाठ है आखिरी चट्टान तक, जिसमें विवेकानंद का वर्णन किया गया है, वही यहाँ पर यात्रा वृत्तांत ही था जो हमने पढ़ा हुआ भी है। आगे की बात करें तो आगे का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। राहुल सांकृत्यान बहुत ही बड़े पंडित माने जाते हैं, जिनकी यात्रा थी मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। प्रमुख यात्राकारों में से या यात्रा वृत्तांत लिखने वालों में से राहुल सांकृत्यान का नाम लिया जाता है। इसी के साथ एक और लेखक है जिनका नाम है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की यात्रा का नाम है चीड़ों पर चांदनी। अगली बात करते हैं हम डायरी की। डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है, रोज नामचा कहा जाता है, दैनिकी कहा जाता है। एक प्रश्न बन के आ जाता है, डायरी का दूसरा नाम क्या है। याद रखें, व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है वही डायरी होती है। कभी ना कभी कोई ना कोई डायरी अवश्य लिखता है, चाहे वो हिसाब किताब की डायरी हो, चाहे किसी से संबंधित हो, चाहे प्रेम प्रसंग की डायरी हो, चाहे वो आपके विषय से संबंधित डायरी हो या आपके जीवन के अनुभवों से संबंधित बात हो। तो व्यक्ति जब अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है तो वह क्या है, डायरी है। बीते हुए जीवन की वर्तमान जीवन से तुलना का माध्यम करना ही क्या होता है, डायरी होता है। मान लो कि विगत हम कुछ सालों में पहले हमने डायरी लिखी हो और आज वह डायरी हमें मिल जाती है, तो हम तुलना करते हैं कि पहले का जीवन और आज का जीवन कैसा था। गुजरे हुए लम्हों को दोबारा जीना ही डायरी है। गुजरे हुए लम्हों को जीना या दोबारा जीना ही डायरी है। हम कभी बहुत पुराने समय में किसी से साथ मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, या कुछ भी हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होता है, जब वही याद हमारे सामने वापस आ जाती है तो उसे कहते हैं दोबारा जीना। अर्थात हमने उन लम्हों को एक डायरी में लिख दिया था और जब हमारे को मौका मिला तो हमने उनको पढ़ा तो हमें पता चला कि गुजरे हुए लम्हों को दोबारा जीना ही क्या है, डायरी है। अपने अंतरंग क्षणों को दोबारा जीना ही डायरी है। अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा करना ही डायरी है। अतीत का मतलब होता है पहले बीत चुका।
डायरी लेखन गोपनीय होता है, ना कि सार्वजनिक, परंतु कभी कभी उसे सार्वजनिक भी करना पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि डायरी कभी भी किसी को बताई नहीं जाती है। जो डायरी लिखी जाती है वह गोपनीय होती है, वह स्वयं के लिए लिखी जाती है, किसी दूसरे के लिए नहीं लिखी जाती है, परंतु कभी कभी वह सार्वजनिक भी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो अब्दुल कलाम ने कोई डायरी लिखी है, तो वह अब्दुल कलाम ने गोपनीय रखते हुए लिखी थी, परंतु उसमें अच्छी बात है, लोगों को समझाने की बात है, आगे आदर्श स्थापित करने की बात है, तो उस डायरी को क्या कर दिया जाता है, सार्वजनिक कर दिया जाता है। डायरी एक विद्वान थे जिनका नाम था गेल हैमिल्टन। किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो कुछ लिखा जाता है वह क्या कहलाती है, डायरी। अगर कोई निजी बात है तो उसे लिखी जाती है और वह क्या होती है, डायरी होती है। देखो डायरी के प्रकार होते हैं, वह मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं, 4 प्रकार के। व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। व्यक्तिगत जो डायरी होती है उसमें निजी घटनाएं और अनुभवों को लिखा जाता है। वास्तविक डायरी होती है उसे यथार्थता युक्त प्रस्तुत किया जाता है, कहने का मतलब है सत्यता पर आधारित होती है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो झूठी बात होती है। काल्पनिक डायरी जिसमें कल्पना का समावेश होता है, जिसमें न यथार्थता होती है न घटनाएं होती है, कल्पना के माध्यम से उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक होती है साहित्यिक डायरी जो पाठक के लिए लिखी जाती है, पढ़ने वाले के लिए लिखी जाती है। अगली बात करते हैं हम संदर्भ ग्रंथ। पिछली तिथियों पर जो घटित घटनाएं हैं, प्रसंग हैं, स्थितियां हैं, उनका लेखा जोखा एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है, उसे जिसे आवश्यकता पड़ने पर संदर्भित किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। ध्यान दें, किसी भी किताब में संदर्भ ग्रंथ की परिभाषाएं नहीं दी हुई है, तो विशेषतः इस परिभाषा को याद कर लें कि पिछली तिथियों द्वारा घटित घटनाएं, प्रसंग, स्थितियों का जो लेखा जोखा एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर संदर्भित किया जाता है, उसे संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। अब ये किस तरह से संदर्भित किया जाता है, उसे उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे मान लो कि मौसम की खबरों में जब शहर का तापमान सर्वाधिक होता है या सर्वाधिक न्यून होता है, सर्वाधिक होता है या न्यूनतम होता है, उस दिन संपादक क्या करता है, 10 वर्षों में रहे तापमान का लेखा जोखा एकत्र करके वर्तमान से जोड़कर उसे प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है, आज मान लो कि तापमान हमारा सबसे अधिक है, तो आज के तापमान को संदर्भ मानकर या संदर्भित बनाकर उसे रख दिया जाता है, और 10 साल बाद अगर मान लो कि आज के बाद वह तापमान बढ़ा हुआ नजर आता है, तो उसे विगत 10 वर्षों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, उसे बोलते हैं संदर्भ। अर्थात संदर्भ ग्रंथ से तात्पर्य ऐसे ग्रंथ से है जो आवश्यकता अनुसार संदर्भ का स्रोत बने। कहने का मतलब क्या है, पुरानी चीजों को एकत्रित करके रखना ही संदर्भ कहलाता है, और उससे संदर्भित कोई बात आगे विगत वर्षों में बताई जाती है या आगामी वर्षों में बताई जाती है, उसके साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, उसे संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। यहाँ तक का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक समझें और कोशिश करें कि साथ के साथ याद आ जाए। धन्यवाद।